अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम फर्स्ट हाफ बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि चैप्टर 12, 13, 14, 15 और 16 से लिए गए हैं, जिसमें 3 पार्ट्स में शॉर्ट क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन 1, 2, 3। क्वेश्चन 1 में 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में भी 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 में 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यानी टोटल 25 शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें कोई चॉइस नहीं दी गई। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड रिलेटेड इट टू जॉल, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन को लिखना है और वो किस तरह से जॉल से रिलेट कर रहे हैं इसको बताना है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो बुक में गिवन है, चैप्टर 12 के अंदर ही ये एक छोटा सा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, कि energy acquired or lost by the electron when it is moved between the 2 point with the potential difference of 1 volt। और ये किस तरह से एनर्जी से रिलेट करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी के बारे में हम जानते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल होती है, जिसे हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे डिनोट किया जाता है 1 EV से। Hence when EV is equal to 1.6 multiplied 10⁻⁻19 joule। Second short question, describe the force or forces on a positive point charge when placed between parallel plate with similar and equal charges। एक्सरसाइज से लिया गया शॉर्ट क्वेश्चन 12.4। इसमें जो पहला पॉइंट पूछा गया है कि सिमिलर चार्जेस के साथ फोर्स ऑन पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो कि पैरेलल प्लेट्स में रखी हो तो क्या होता है, या फिर इक्वल चार्जेस के साथ। हम जानते हैं कि सिमिलर चार्ज के साथ नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 0 होगी। वजह कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ वन प्लेट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ अदर, सो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे जिससे नेट फोर्स 0 होगी। जबकि दूसरे में इक्वल चार्जेस में क्या होता है, नेट फोर्स डबल हो जाती है एक प्लेट के ऊपर। इसकी रीज़न ये है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ वन प्लेट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द अदर। दोनों पर क्योंकि सेम चार्जेस होते हैं तो दोनों की इंटेंसिटी जो सी है, इक्वल चार्जेस होने की वजह से इंटेंसिटी जो है वो भी क्या होती है, इक्वल हो जाती है और डबल हो जाती है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। एक्सरसाइज से लिया गया शॉर्ट क्वेश्चन। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 12 चैप्टर का। इसमें कह रही हैं कि इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल में मूव करते हैं। एंड तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और वो मूव करते हैं टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करवाते हैं तो वो मूव करते हैं लो से यानी नेगेटिव पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं। जबकि बैटरी, विद इन द बैटरी इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाई टू द लो पोटेंशियल। बैटरी के केस में ये हाई से लो की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, ये दो चार्जेस के दरमियान में होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेज के दरमियान में होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है इसमें अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। ये लॉन्ग रेंज होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है शॉर्ट रेंज होती है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन अ कूलम फोर्स। मीडियम को जब दो चार्जेस के दरमियान रखते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम किसी भी मीडियम, इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को दो चार्जेस के दरमियान में रखते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सिक्स क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज तरीके में किस तरह से जोड़ा जाता है, सबसे पहले हमें ये बताओ। हम जानते हैं जब नंबर ऑफ डिफरेंट रेजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है एंड टू एंड सच डेट सेम करंट फ्लो, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू तो सेम होती है, वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर।
जबकि वोल्टेज जो है वो डिफरेंट है, तो V जो है वो इक्वल किसकी होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 जो है वो इक्वल होगा IR1 के, V2 इज़ इक्वल टू IR2, V3 इज़ इक्वल टू IR3। अगर मैं यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूँ तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 बनेगा, जो कि इक्वलेंट किसके होगा, IR इक्वलेंट के इक्वल होगा। अब इन तीनों में से आई को अगर हम कॉमन लेते हैं तो बोथ साइड्स पर आई आने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज़ में रेजिस्टर इक्वलेंट रेजिस्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन कर देंगे। 7 क्वेश्चन में है डिटरमिन द मैक्सिमम पावर आउटपुट डिलीवर टू द लोड रेजिस्टर। तो मतलब कोई बैटरी किस तरह से पावर को डिलीवर करती है अपनी आउटपुट पर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पावर आउटपुट टू द रजिस्टर देखते हैं। तो पावर आउटपुट जो है वो इक्वल किसकी हो जाती है, वी आई की इक्वल होती है, या फिर हमने पावर के बारे में पढ़ा P इज इक्वल टू आई स्क्र आर। P इज इक्वल टू आई स्क्र आर, आई जो है हमारे पास E ओवर R1 R प्लस आर, यानी इंटरनल रजिस्टर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पावर आउटपुट जो कि इक्वल किसके थी, आई स्क्र आर के इक्वल थी। अगर मैं आई स्क्र की जगह पर ई ओवर आर प्लस आर पुट कर दूं तो ये बन जाएगा ई ओवर आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और साथ में कैपिटल आर आ जाएगा। ई स्क्वायर आर ओवर आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जो कि ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होते हैं। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर प्लस 2R प्लस आर स्क्वायर, एक इंटरनल रजिस्टर और एक एक्सटर्नल रजिस्टर है। और अगर मैं इधर पुट कर देती हूँ 2R को ऐड करती हूँ, 2R को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो एक फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वल हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RR प्लस 4RR और आर। हाँ जी, ई स्क्वायर ओवर आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस 4R और आर। मैक्सिमम पावर आउटपुट इक्वल कब होगी, मतलब मैक्सिमम पावर आउटपुट हमें कब हासिल होगी, जब इंटरनल रजिस्टर जो है वो इक्वल किसके होगी, एक्सटर्नल रजिस्टर के। यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो पावर आउटपुट इक्वल आ जाएगी ई स्क्वायर ओवर 4R के। हाँ जी, 8 क्वेश्चन में है डू बेंड इन वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर, एक्सप्लेन। नो, चैप्टर 13 से लिया गया शॉर्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 13.2 इसमें नो है, क्योंकि हम जानते हैं कि वायर में की लेंथ में अगर स्मॉल चेंज आ जाए तो इसकी रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 9 क्वेश्चन में है डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, ये भी एक्सरसाइज से लिया गया शॉर्ट क्वेश्चन है 13.7, और वो डिवाइस पोटेंशियोमीटर है। आगे आपने इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। 10 इज फिलामेंट रेजिस्टर लोअर और हायर इन 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन इन 100 वाट और 220 वोल्ट बल्ब। तो किसकी रेजिस्टर, मतलब इस फिलामेंट रेजिस्टर लोअर हाई, किसकी रेजिस्टेंस जो होती है हाई होगी और किसकी रेजिस्टेंस लो होगी। यहाँ हमें पावर की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और वोल्टेज दो दिए गए हैं। हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे V इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर वाला। तो R1 हमें फाइंड करना है, R1 इज़ इक्वल टू V1 स्क्वेयर ओवर P1, और जबकि R2 अगर हमें फाइंड करना है तो V2 स्क्वेयर ओवर P2। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करें, आंसर एक का आंसर 96.8 ओहम आ रहा है, जबकि दूसरे का आंसर 484 ओहम्स आ रहा है। आपने यूनिट लास्ट में लिखना है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 2,
जिसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द यूजेस ऑफ सीआरओ। सीआरओ क्या है? दिस इज़ अ कैथोड रे स्कोलोस्कोप। कैथोड रे स्कोलोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हों या कोई भी अल्टरनेटिंग सोर्स के सिग्नल्स हों, इनको डिस्प्ले करवा सकते हैं, इनको वेव फॉर्म में देख सकते हैं। इसके यूजेस में आता है कि हमने जब वोल्टेज की वेव फॉर्म देखनी हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा साउंड सिग्नल्स को भी हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उसको वेव फॉर्म में देख सकते हैं। इसके अलावा वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी और फेस ऑफ वेव फॉर्म देख मेजर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। टाइम मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फेस डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेजेस हम इसको यूज़ कर सकते हैं फेस डिफरेंस के लिए। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में है डिफाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड राइट इट्स यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया ऑफ एनी एलिमेंट इस कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 5b से। 5b मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स और ये इक्वल किसके होता है? बी डॉट ए के। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, या इसका हम ये भी कह सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर डॉट को हम ख़त्म करें तो एंगल कॉस थीटा आएगा। इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है और इसे न्यूटन मीटर ए इनवर्स भी लिखा जाता है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट? एक्सप्लेन। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? जब हम करंट कैरिंग लूप को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो इसे एक्सपीरियंस होता है टॉर्क का। टॉर्क जो है वो इक्वल किसके होते हैं? BI/NA कोज ऑफ अल्फा के। अल्फा क्या एंगल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द लूप के दरमियान होता है। जब प्लेन ऑफ लूप को प्लेस करते हैं राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड तो अल्फा इक्वल किसके होगा? 90 डिग्री और कोस 90 हम जानते हैं वो ज़ीरो होता है। सो टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक्सरसाइज से लिया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 14.10। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन में है व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो। इट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 14.17 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है कि एमीटर की रेजिस्टर जो सी है वो लो क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर की लो रेजिस्टेंस होने की वजह से ये इट मे नॉट चेंज द टोटल वैल्यू ऑफ करंट। करंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता जिसकी वजह से हमें करंट की एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन में हाउ कैन यू यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटोप ऑफ केमिकल एलिमेंट। ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन 14.11 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड के पेपर देखें तो 5 टाइम 10 टाइम्स 17 टाइम्स ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तकरीबन हर बोर्ड में के पेपर में ये क्वेश्चन है। हाँ जी, जब चार्ज पार्टिकल को आप मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो इट फॉलो द सर्कुलर पाथ। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो सी है वो इक्वल किसकी हो जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स है क्या? BeV इज इक्वल टू और सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अब वी से कैंसिल हो जाएगा, आर को उधर शिफ्ट कर दें क्योंकि हमें आर फाइंड करना है तो आर इज इक्वल टू mv/be। जबकि हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है और ई यानी चार्ज हमारे पास कांस्टेंट है तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस है। जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ग्रेटर मैस होने की वजह से सर्कुलर पाथ भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। और हम ये कहते हैं कि आइसोटोप ऑफ डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रेडियाई इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस पर डिफरेंट मैसेज की वजह से इनके रेडियाई भी क्या है? डिफरेंट है। 6 में है डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्शन आल्सो गिव इट्स यूनिट। ये एक फिनोमेना होता है जिसमें हम क्या करते हैं इन विच चेंजिंग करंट। अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन यानी बाहमी इश्तराक। एक में चेंज की वजह से दूसरे में क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हुए ईएमएफ को इंड्यूस कर रहे हैं तो ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। इसका जो यूनिट है वो हेनरी है। 7 में है हाउ टू रिड्यूस द आउटपुट फ्लक्चुएशन इन डीसी मोटर। इन डीसी जनरेटर लिखा है। हाँ जी, इन डीसी जनरेटर
जनरेटर में सम टाइम फ्लक्चुएशन आ जाती है। इसका मतलब है कि एसी करंट जो सा है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए हम एक कॉइल के बजाय बहुत से कॉइल यूज़ करते हैं और सब के साथ हम सेपरेट कम्यूटेटर अटैच करते हैं। सेपरेट कम्यूटेटर अटैच करने की वजह से हमें एक कांस्टेंट करंट मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। 8 में है, कैन द इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू ड्राइव द इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज टू ऑपरेट द मोटर? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 15 चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन 15.14, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इनपुट पावर जो है वो इक्वल नहीं होती है आउटपुट पावर के। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स होती हैं और इनकी एफिशिएंसी जो सी है 100% से कम होती है। जब मोटर रन करती है जनरेटर को तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट कम हो जाती है इनपुट से, जिसकी वजह से कम्बिनेशन जो सा होता है मोटर और जनरेटर के कम्बिनेशन में मोर एनर्जी आउटपुट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है। और 9 में है, डज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सर्किट? ये भी एक्सरसाइज का लिया गया शॉर्ट क्वेश्चन है 15.5। नो, इट इज़ ऑलवेज अपोज द कॉज डेट प्रोड्यूस इट, मतलब ये अपने ही कॉज को अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होता है तो ईएमएफ डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर ईएमएफ डिक्रीज़ होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। 10 शॉर्ट क्वेश्चन में है, डज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? इसमें अगर हम फॉर्मूला देखें तो I इज़ इक्वल टू EMF ओवर R। इसका मतलब ये है कि I डिपेंड कर रहा है R पर, तो हम ये बात कर सकते हैं येस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हाँ जी, क्वेश्चन 3 चैप्टर 16 से लिया गया, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। डेफिनेशन पूछी गई है, चैप्टर के अंदर ही ये बताया गया है पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है। हम इसमें डेफिनेशन में लिख सकते हैं, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड द पीक टू पीक वैल्यू। इट इज़ डिनोटेड बाय द P डैश P, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2V0 है। इसके साथ साथ हम जानते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स के अंदर एक साइकिल में हमें दो पीक वैल्यू मिलती हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में। अगर हम दो साइकिल लेते हैं तो हमें दो पॉजिटिव पीक वैल्यू मिलेंगी और दो नेगेटिव पीक वैल्यू मिलेंगी। अगर हम दो पॉजिटिव पीक वैल्यू का सम लें या फिर दो नेगेटिव पीक वैल्यू का सम लें तो इसे पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है, डिफाइन चोक एंड इम्पीडेंस। इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि करंट को कंट्रोल करती है रेजिस्टर की जगह पर, जबकि रेजिस्टर जो सा है एसी सोर्स में जब लगाया जाता है तो ये एनर्जी को कंज्यूम करता है। क्या वजह होती है कि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज की वैल्यू सेम फेस में होती है, जिसकी वजह से पावर का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, इसलिए रेजिस्टर एनर्जी को कंज्यूम करता है। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में एक क्वार्टर के अंदर दोनों डिवाइसेस कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और नेक्स्ट क्वार्टर में वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी सर्किट को वापस दे देते हैं। तो कैपेसिटर और इंडक्टर को हम अल्टरनेटिंग सोर्स में एज ए करंट कंट्रोलिंग डिवाइस इंड्यूस्ड कर सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं चोक का। अगर आपने ट्यूब लाइट देखी हो तो ट्यूब लाइट के साथ एक डिवाइस लगी होती है जिसे हम चोक कहते हैं। एक्चुअली ये एक इंडक्टर होता है जो कि करंट को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है और ट्यूब लाइट को प्रोवाइड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्यूब लाइट जो है वो पावर को कंज्यूम करती है रेजिस्टर के मुकाबले में। और हमें इम्पीडेंस को भी डिफाइन करना है। इम्पीडेंस द सम ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड द इम्पीडेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर G। थर्ड में है, डिफाइन राइट द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो कि चैप्टर के अंदर से ये क्वेश्चन लिया गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में थ्री प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय, फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड की थी जो कि इक्वल एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई² LC थी। सेकेंड में हम बता सकते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव, सो द करंट एंड वोल्टेज इज आर। और थर्ड में हम बता सकते हैं एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर मे बी मच लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द AM एंड FM। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इंक्रीज और डिक्रीज, और इसकी जो रेंज होती है 540 किलोहर्ट्ज़ से 16 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। जबकि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम डिफाइन करने के लिए फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इंक्रीज और डिक्रीज एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीज और डिक्रीज बट द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव रिमेन कांस्टेंट। ये हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में है हाउ डज डबलिंग द फ्रिक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यानी अगर हम फ्रिक्वेंसी को डबल कर देंगे तो रिएक्टेंस पर क्या, इंडक्टर की रिएक्टेंस पर और कैपेसिटर की रिएक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंडक्टर की रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं XL से, जो कि इक्वल होती है 2πfL। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंस जो सी है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। अगर हम फ्रिक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर जो है वो डबल हो जाएगी। जबकि कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है XC के, और XC जो है वो इक्वल होती है 1/2πfC। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्वेंसी और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम फ्रिक्वेंसी को डबल करेंगे तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो हाफ हो जाएगी।